The chapter Photosynthesis in Higher Plants. Photosynthesis, a physiochemical process by which green plants use light energy to derive the synthesis of organic compounds. मीन्स फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों होते हैं। जैसे कि मान ले कि अगर कोई प्लांट सनलाइट की हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है तो उसे फिजिकल प्रोसेस कहते हैं, लेकिन जब वही प्लांट उसी हीट एनर्जी का यूज़ करके ग्लूकोज या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है तो उसे केमिकल प्रोसेस कहते हैं। सो इसे फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट लाइट एनर्जी का यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं। Next definition. Photosynthesis is an enzyme-regulated anabolic process of manufacture of organic compounds inside the chlorophyll-containing cell from carbon dioxide and water with the help of sunlight as a source of energy. यहाँ फोटोसिंथेसिस को इंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, बट इसमें कई तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और ये सारे प्रोसेस किसी न किसी इंजाइम के प्रेजेंस में वर्क करते हैं। सो इसलिए ये इंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस कहलाते हैं। ये सारे इंजाइम प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इसे एनाबॉलिक प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि एनाबॉलिक प्रोसेस एक बिल्डअप प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे सिंपल सब्सटेंस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार फोटोसिंथेसिस में भी H2O, CO2 और सनलाइट मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। सो इसलिए ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। नेक्स्ट, सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये एक इंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इंजाइम और रेडिएंट एनर्जी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। बट अगेन इसका एक मॉडिफाइड इक्वेशन आया जो कि था जहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को के साथ कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इंजाइम रेडिएट एनर्जी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, H2O का फॉर्मेशन करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है। इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस यही था कि फर्स्ट इक्वेशन में 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैं बट सेकेंड इक्वेशन में 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट हाइपोथेसिस में ये पाया गया कि जो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रही है वो CO2 से निकल के आ रही है, बट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद से ये पता चला कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है वो CO2 से नहीं बल्कि H2O से रिलीज हुई है। सो इस इक्वेशन को मॉडिफाइड करके न्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। अब हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में कि यहाँ पे O2 के 6 मॉलिक्यूल हैं बट यहाँ पे O2 के 12 मॉलिक्यूल हैं। सो वेयर डज the 6 molecule of the O2 comes from? So this equation became wrong and this equation became right and also applicable. Next हम देखेंगे importance of photosynthesis. हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर होते हैं, बट इसके कुछ इम्पोर्टेंस भी हैं। सो देयर आर जनरली 2 मेन इम्पोर्टेंस। द फर्स्ट वन इज इट इज़ प्राइमरी सोर्सेस ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ। मीन्स ये सबसे पहला सोर्स है फूड का अर्थ पे। एंड नेक्स्ट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। मीन्स ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है ग्रीन प्लांट के थ्रू, जिसको हम इनहेल करते हैं।
अर्ली एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें उन्होंने पाया कि इस प्रोसेस में यूज होने वाले एक्चुअल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जैसे कि H2O, CO2, etc. सो द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज गिवन बाय जोसेफ प्रिस्ले. Joseph Priestley in 1717 performed a series of experiments that revealed the essential role of air in growth of green plant. Means प्रिस्ले ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्हें पाया कि जो ग्रीन प्लांट है उसके ग्रोथ के लिए एयर एक इसेंशियल कंपोनेंट है, एंड इन्होंने क्लियर किया दैट एयर इज ए इसेंशियल कंपोनेंट फॉर ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट. नेक्स्ट, प्रिस्ले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774 और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के ही दौरान इन ईयर 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी की. अब जोसेफ का एक्सपेरिमेंट जो था वो ये था दैट ही डन एक्सपेरिमेंट ऑन अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस अ बेल जार, और इनके एक्सपेरिमेंट को बेल जार एक्सपेरिमेंट कहा. देन उन्होंने ऑब्जर्व किया जो माइस और बर्निंग कैंडल उसके अंदर जल रहा था वो बुझ गई और माउस भी मर गया. बट उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को फिर किया और इन्होंने माइस और बर्निंग कैंडल के साथ एक प्लांट को रखा. देन इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कैंडल था वो बुझी भी नहीं और माइस था वो मरा भी नहीं. इस एक्सपेरिमेंट के बाद प्रिस्ले ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसा मटेरियल है जो प्लांट, माइस और बर्निंग कैंडल के बीच एक्सचेंज हो रहा है, और इन्होंने इस मटेरियल को एयर का नाम दिया. और इस तरह इन्होंने सबसे पहले एयर का डिस्कवरी किया दैट इट इज अ एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था जैन इंजन हाउस का. इन्होंने क्या किया दैट यूजिंग सिमिलर सेटअप एज once used by Priestley but placing it once in dark and one in the sunlight. इन्होंने क्या किया कि जो सेटअप प्रिस्ले के द्वारा यूज किया गया था उसी सेम सेटअप को यूज किया. बट फर्स्टली उन्होंने क्या किया, फर्स्टली उस सारे सेटअप को सबसे पहले उन्होंने डार्क में रखा, उसके बाद सनलाइट में रखा. तो सबसे पहले उन्होंने जब डार्क में रखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. मीन्स कि जो कैंडल थी वो बुझ भी गई, प्लांट भी टिल्ट हो गया और जो उसके अंदर माइस था वो भी मर गया. पर जब सेम एक्सपेरिमेंट को उन्होंने सनलाइट में किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो एक्सपेरिमेंट काम किया, और उन्होंने ये प्रूफ किया दैट जो सनलाइट है वो भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए. और इसका रिजल्ट यही हुआ कि सनलाइट इज अ नेसेसरी फॉर प्लांट प्रोसेसेस. इंजन हाउस का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट एक एक्वेटिक प्लांट पे था. As we already know that aquatic plants are generally found under water. So, इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट ये था that with that aquatic plants so that in bright sunlight small bubbles were formed around the green parts while in dark they did not. Later he identified these bubbles to be of oxygen. मीन्स इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब एक्वेटिक प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो इसके ग्रीन पार्ट्स के आसपास छोटे छोटे बबल्स की फॉर्मेशन होती है. बट जब सेम एक्सपेरिमेंट को उन्होंने डार्क में ऑब्जर्व किया, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो इन्होंने पाया कि जो छोटे छोटे बबल्स हैं उनकी फॉर्मेशन उसके छोटे छोटे बबल्स हैं उनकी फॉर्मेशन ग्रीन पार्ट्स के आसपास नहीं हुई. जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया तो उन्होंने पाया कि वो जो बबल्स थे वो ऑक्सीजन के थे. So, hence, he saw that it is only the green part of the plants that could release energy. So, उन्होंने ये पाया कि जो green parts हैं प्लांट के सिर्फ ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज हुई. मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस हुई, और फोटोसिंथेसिस जो थी वो ग्रीन प्लांट्स में हुई. और हम पहले से ही जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में O2 एक बाई प्रोडक्ट होता है. इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हुई प्लांट के ग्रीन पार्ट से. और इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए नेसेसरी होता है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज गिवन बाय जूलियस वॉन सैक्स. हिज एक्सपेरिमेंट वाज green part in plant produce glucose which is stored as starch
स्टार्च इज द फर्स्ट फिजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स इन्होंने ये बताया कि जो ग्लूकोज प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं वो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। एज वी ऑलरेडी नो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2 के मॉलिक्यूल और H2O के मॉलिक्यूल कंबाइन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। सो ये वही ग्लूकोज है जो कि प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। और जूलियस वॉन सेक्स ने स्टार्च को फर्स्ट फिजिबल प्रोडक्ट बताया फोटोसिंथेसिस का। His later studies show that the green substance in plant, that is chlorophyll, is located in special bodies later called chloroplast within plants. Means उन्होंने जब आगे स्टडी की तो उन्होंने बताया कि जो ग्रीन सब्सटेंस होते हैं प्लांट के अंदर, जैसा कि हम जानते हैं क्लोरोफिल, उसकी लोकेशन एक स्पेशल बॉडी में होती है जिसका उन्होंने आगे चल के जिसका आगे चल के क्लोरोप्लास्ट नाम हुआ प्लांट के अंदर। सो उन्होंने क्लोरोफिल की लोकेशन भी प्लांट के अंदर बताई। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज गिवन बाय TW एंजेलमैन। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? इनका एक्सपेरिमेंट ये था that he split light into its component by the prism and then illuminated cladophora, a green alga placed in suspension of aerobic bacteria. He found that bacteria accumulated in the region of blue and red light. So हम इनके एक्सपेरिमेंट को इस फिगर के थ्रू समझेंगे। एंजेलमैन ने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसे हम प्रिज्म कहते हैं, और ये प्रिज्म एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसपे अगर हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट करके 7 कंपोनेंट में तोड़ देता है, जो कि जिसे हम विवग्वायर कहते हैं। विवग्वायर मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। मीन्स ये इसको 7 कलर के कंपोनेंट में तोड़ता है, जो जिसे हम विवग्वायर कहते हैं। सो इसी सेटअप का यूज करके एंजेलमैन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास कराया तो वो 7 कंपोनेंट में टूट गया। फिर उन्होंने क्या किया कि जो एक ग्रीन एल्गा था जिसका नाम था क्लेडोफोरा, उसको इस 7 कंपोनेंट के प्रेजेंस में रखा। ये भी एक तरह का लाइट है जो क्लेडोफोरा पे इंसिडेंट हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि सेम सेटअप को एक एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा। हम आपको बता दें कि एरोबिक बैक्टीरिया वो होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क करता है। फिर उन्होंने इसका रिजल्ट देखा कि जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो ब्लू और रेड रीजन पे ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए, और बाकी जो अदर रीजन थे उन पर इनकी एक्यूमुलेशन कम हुई। इससे ये पता चला कि जो O2 गैस थी वो सबसे ज़्यादा ब्लू और रेड रीजन के पास ज़्यादा रिलीज हुई। सो इसका मतलब यही हुआ कि जब 7 कंपोनेंट की लाइट क्लेडोफोरा पे इंसिडेंट हुई तब ब्लू और रेड रीजन वाली लाइट क्लेडोफोरा के थ्रू ज़्यादा ऑब्जर्व हुई, और जहाँ ज़्यादा अमाउंट में लाइट प्रेजेंस होगी वहाँ फोटोसिंथेसिस की रेट भी हाई होगी। सो एज अ रिजल्ट O2 भी ज़्यादा रिलीज होगी। सो इसलिए जो बैक्टीरिया थे वो ब्लू और रेड रीजन के पास ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एंजेलमैन ने डिफरेंट लाइट का यूज़ करके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बनाई। एंजेलमैन ने ही सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट was given by Cornelius von Neil. His experiment was that on his study with purple and green sulfur bacteria demonstrated that photosynthesis is a light dependent reaction in which hydrogen form an oxidizable compound reduce CO2 to form sugar. So von Neil ने
पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का यूज़ किया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और उन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें जो हाइड्रोजन होता है वो एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड की तरफ काम करता है और प्लांट में शुगर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, that in green sulfur bacteria when H2S instead of H2O was used as a hydrogen donor, no O2 was evolved. He inferred that O2 evolved by green plants comes from H2O but not from CO2. So वॉन नील ने सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हमें बताया जो कि ये था दैट जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है वो CO2 से नहीं बल्कि H2O से आती है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, H2O की जगह पे H2S रखा। हम इस इक्वेशन के थ्रू देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने H2O की जगह पे H2S रखा है और जब इसको CO2 के साथ कंबाइन कराया तो हमें ग्लूकोज के साथ सल्फर मिला। इससे ये पता चला कि अगर ऑक्सीजन CO2 के थ्रू आ रही थी तो फिर इस इक्वेशन में यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज क्यों नहीं हुई, बट यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर रिलीज हुई। इससे ये प्रूफ हुआ कि जो ये सल्फर आया था वो इस कंपाउंड से आया था, मीन्स H2S से मिला था। सो इससे ये प्रूफ हुआ कि जो O2 रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो CO2 से नहीं बल्कि H2O से रिलीज होती है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का एम था टू प्रूव कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम इसका प्रोसीजर देखेंगे। De-starch a potted plant by keeping it in a dark for 2 to 3 days. Insert apical half of one leaf in a wide-mouthed bottle containing KOH soaked cotton which absorbs CO2. Place the apparatus in sunlight. After that, it take for a start taste. Half of the leaf has turned bluish black, which part was outside the bottle. The apical half part, which was inside the bottle, so negative start test. Positive start test indicate the occurrence of photosynthesis while negative start test show absence of photosynthesis. So according to this experiment, इसमें क्या किया गया कि सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट लिया गया और उसे 2 से 3 दिन के लिए डार्क में रख दिया गया। डार्क का मीन्स हुआ इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। फिर उस प्लांट को एक लीफ के एपिकल पार्ट को एक बॉटल के अंदर डाल दिया गया जिसमें पहले से ही KOH सोक्ड किया हुआ कॉटन रखा हुआ था। फिर इस सेटअप को सनलाइट में रख दिया गया और जब इसका स्टार्ट टेस्ट किया गया तो लीफ का वो पार्ट जो बॉटल के बाहर था उसने ब्लूइश ब्लैक कलर दिया, जबकि जो पार्ट बॉटल के अंदर था उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पार्ट बॉटल के अंदर थी उसे CO2 गैस नहीं मिली, क्योंकि CO2 गैस KOH के थ्रू ऑब्जर्व कर लिया गया था। इन दी एब्सेंस ऑफ CO2 फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीफ के उस पार्ट में नहीं हुई जिससे स्टार्च की फॉर्मेशन भी रुक गई और उस पार्ट ने नेगेटिव स्टार्च टेस्ट दिया। नेक्स्ट हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट पढ़ी है हम उन सब की समरी देखेंगे। तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था वो जोसेफ प्रिस्ली के द्वारा दिया गया और इन्होंने ये बताया दैट एयर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सेकेंड एक्सपेरिमेंट इंजन हाउस के द्वारा दिया गया जिन्होंने ये बताया दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। थर्ड एक्सपेरिमेंट जूलियस वॉन सैक्स के द्वारा गया जिन्होंने ये बताया कि ग्लूकोज प्लांट के अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज रहती है। चौथा एक्सपेरिमेंट इंजेलमैन ने दिया और इन्होंने ये बताया दैट इन्होंने प्रिज्म का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की रेट को बताई। पांचवा एक्सपेरिमेंट जो वॉन नील ने दिया और इन्होंने बताया कि जो O2 है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है वो CO2 से नहीं बल्कि H2O से आती है। एंड सिक्स एक्सपेरिमेंट
जो कि था हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, और इसमें बताया गया दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।